CDP 2022 में जो पेपर चल रहे थे ऑनलाइन वाले, वो आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस था। हालांकि फिर से सीटेट ने क्या कर दिया है, ऑफ़लाइन कर दिया है। चलो अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। CDP के कितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे? CDP के 30 क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे और साथ में आप लोग भी देखते जाइएगा और करते जाइएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, और क्वेश्चन के सीक्वेंस इधर उधर हो सकते हैं तो उस पर ना ध्यान देके कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है? देखो शरीर से जो भी चीज़ होंगी ये हमारे क्या हैं, ये विकास के डोमेन है। 4 डोमेन जैसे हमने बताया था, सामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गत्यात्मक मतलब साइकोमोटर या मोटर, ठीक, जो हमारे शरीर से संबंधित होता है, सूक्ष्म चीज़ों से संबंधित होता है। अगर हम बात करें किसकी, कह रहा है कौन सी चीज़ें जो है हमारी चिंतन से संबंधित हो। चिंतन से संबंधित एक ही चीज़ दिख रही है, वो हमारी क्या है, कॉग्निटिव, और ये होता है संज्ञानात्मक। शारीरिक शरीर से संबंधित, समाज का समाज से संबंधित, और गत्यात्मक जैसे हमने बताया 2 डोमेन होते हैं, एक साइकोमोटर डोमेन और एक होता है माइक्रो, जैसे सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे उंगलियां, लिखना, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइन मोटर। और एक मोटर गत्यात्मक चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा संज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ठीक है, देखते हैं कि हमारा जो विकास है वो कैसे बढ़ता है। कॉम्प्लेक्स सिंपल मतलब जटिल से सरल की ओर, बाह्य टू केंद्र मतलब अंदर से बाहर की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखो सारे आंसर मुझे, और सिर से पैर की ओर। ठीक है, तो अगर इसमें सबसे सही सुटेबल कहा जाए, अगर विकास को शारीरिक रूप से लेकर देखा जाए तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है? सिर से पैर की ओर, जिसको बोलते हैं सेफेलोकैजुअल बोलते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, और एक होता है हमारा सेफेलोकैजुअल। सेफेलोकैजुअल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, तो बाह्य से केंद्र होता नहीं, जटिल से सरल होता नहीं, विशिष्ट से समान होता नहीं है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो है ए। जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। देखो हमने एक इसमें ट्रिक बताई थी, जहाँ पे फैमिली आएगा क्या होगा, जहाँ पे फैमिली आए, जहाँ भी फैमिली आपको दिखेगा वो हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राइमरी हो जाता है। ठीक है, कहीं सोचने समझने की कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखते हैं जहाँ जहाँ फैमिली होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि जनसंचार माध्यम परिवार। चलिए ठीक, यहाँ पे परिवार है, पहला परिवार, लेकिन पहला देखो बाल्यावस्था के दौरान पहला सामाजिकरण का प्राथमिक कारण, तो पहला प्राथमिक पूछ रहा है तो इसमें दूसरा प्राथमिक दे रखा है, तो हमारा ये वाला आंसर नहीं होगा। अब दूसरा कह रहा है विद्यालय, यहाँ पे दूसरा दे रखा है, यहाँ पहला दे रखा है, और फैमिली एंड स्कूल, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फैमिली और विद्यालय, विद्यालय हमारा द्वितीयक कारण और कारक है और सामाजिकरण का, और फैमिली हमारी प्राथमिक कारण है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, तीसरे का सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, और जो भी दिक्कतें होंगी धीरे धीरे से होगा, अभी नया नया स्टार्ट हुआ है ये, तो जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। आई होप आवाज़ आपको अच्छी आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन क्या है। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, 4 क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उससे उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है?
देखते हैं इसका आंसर क्या होता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न, अनुकरण उत्पन्न होता है, असंतुलन। देखो पहले ही इसमें क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ पाते हैं तो सबसे पहले डिसबैलेंस होता है, देखो सॉरी असंतुलन की चीज़ें होती है डिसक्विलिब्रेशन, ठीक, डिसक्विलिब्रेशन होता है। तो बी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। आगे क्या रहा, विकास का समीक्षक, ये तो ZPD है जो कि वाइगोस्की वो बताते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। 4 नंबर में ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, असंतुलन की स्थिति आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही डिफरेंस था कि अब की बार के क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होता था, वही रटे रटाए क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन क्या है लैंग्वेज का फेरबदल किया गया है और अच्छे से क्वेश्चन दिया है और सोच समझ के करना होगा। चलिए जीन पियाजे का बहुत अच्छा, और देखो जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से ही हमारा सीटेट होता है। जीन पियाजे आप पढ़ लीजिएगा, वाइगोस्की और कोहलबर्ग को रट जाइए मतलब एक एक चीज़ उनकी विशेषताओं से लेके सब कुछ आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। तो क्या कहता है कि इसमें वस्तु स्थायित्व की बात करी गई है और इनके ये हमें हमेशा याद होने चाहिए, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक, यही 4 स्टेज हैं और चारों स्टेजों के अलग अलग क्या हैं इसकी विशेषताएं। किसी दिन जीन पियाजे को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है, बच्चे के सामने जब तक चीज़ें हैं सामने, वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है बच्चा क्या करता है, रोने लगता है। वस्तु स्थायित्व जब तक आप उसको ना दे दो कोई सामान, जैसे आप कोई खिलौना है बच्चों के सामने अगर लाते हैं, ठीक है, तो वो लेने की कोशिश करता है। अगर आप हटा देंगे, ठीक है, वो क्या करने लगता है, वस्तु स्थायित्व का मतलब वहाँ पे वो चीज़ें हटा लेंगे तो वो रोने लगता है। फिर आप कोई दूसरी चीज़ देंगे उससे खेलने लगता है। तो वस्तु स्थायित्व की जो विशेषता है संवेदीगामक अवस्था में आएगी, वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था ये सब नहीं होंगी, ये सारी हायर हैं और इसमें संवेदीगामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ इसकी एजेस हमेशा याद रखिएगा। संवेदीगामक अवस्था की एज क्या होती है, 0 से 2 ईयर होती है। और अगर हम बात करें किसकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की क्या होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। फिर 7 से 11 और 11 से 15 या 15 से अबव, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनकी एजेस भी एजेस मतलब आयु भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रमन के सम्मुख, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा 5 में। अब 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई, ठीक। हेंज क्या है, नैतिक, आप जब पढ़ेंगे नैतिक विकास इसमें उन्होंने बताया था 3 स्टेजें बताई थी, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और गैर परंपरागत जब बताया गया था, ठीक, कोहलबर्ग वाला। तो उनके अकॉर्डिंग क्या पूछा जा रहा है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए था क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो देखो 3 चरण थे और क्या थे, 6 अवस्थाएं थी उनकी। 3 चरण कौन कौन से थे, पूर्व परंपरागत और पूर्व परंपरागत, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में 2 चीज़ें थी, दंड और अपराध। देखिए ध्यान से इसको बिल्कुल रट डालिए, आप कोहलबर्ग को बिल्कुल अच्छे से रट डालिए। 3 चीज़ें थी, पूरा शॉर्ट में लिखेंगे, स्क्रीन में जगह नहीं है। तो पहला क्या थी, सबसे पहला क्या है, पूर्व परंपरागत, ठीक, पूर्व परंपरागत। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या था, परंपरागत। और तीसरा हमारा क्या था, गैर परंपरागत, ठीक है, लास्ट वाला। तो देखो इन तीनों में 2 अवस्थाएं थी, शॉर्टकट में लिखेंगे। पहला हमारा क्या था, दंड और अपराध दूसरे में था। पहले में हमारा था कि पुरस्कार एवं दंड था। फिर दूसरे में अनुकरण था, जैसा मतलब एक्सचेंज बिहेवियर जिसको बोलते हैं, अगर आपने मेरा टिफ़िन खाया है तो मैं भी आपका टिफ़िन खाऊंगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में यही बताता है
तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तो समाज द्वारा नियम जो कानून बनाए गए हैं, ये कहता है जो समाज के द्वारा नियम कानून बनाए गए वो नियम कानून है तो हैं, उन्हें मानना चाहिए। दूसरे में अच्छा लड़की अच्छा विन्यास, ये परंपरागत में आता है। पहला क्या कह रहा है, आज्ञाकारिता और दंड विन्यास पहले में आता है, पूर्व परंपरागत में। परंपरागत में क्या आता है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का आता है। और ये तीसरे की बात कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। अगर आपने चोरी करी है तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी। आई होप आपको समझाने में सफल रहूँगा। अब कोशिश करूँगा कि और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं। सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देना, बच्चों दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। ठीक है, बी वाला मुझे लग रहा है। देखते हैं आगे। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। ए सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, डी सही लग रहा है। देखते हैं इसमें कौन सा सही है। 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की का है। तो इसमें कौन सा है, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, कौन सा कथन सही है। अच्छा ठीक है, सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देते हैं। तो पहला क्या है हमारा, ये नहीं हो सकता। सामाजिक पृथकीकरण मतलब अलग कर देंगे समाज से। वाइगोत्स्की तो कहते हैं समाज में बच्चों को अलग, समाज में इनके 3 ही चीज़ें हैं। ले वाइगोत्स्की का अगर याद करें तो SCL से अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है सोशल। ठीक, शॉर्टकट में लिख रहे हैं कल्चर और लैंग्वेज। सोशल समाज जहाँ आएगा, कल्चर मतलब संस्कृत जहाँ आएगी, और लैंग्वेज मतलब भाषा जहाँ आएगी, वो हमारी क्या हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे वाइगोत्स्की सर। ठीक है, वाइगोत्स्की यही बोलते हैं, ये तीन चीज़ जहाँ होंगी बच्चा वही एक्टिव होगा। तो देखो कह रहे हैं समाज से अलग कर देना, तो ये गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन और बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना, और ये तो बच्चों के सहयोग के बिना कैसे हो जाएंगे, इन्होंने ZPD दे रखा है, इन्होंने ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दे रखा है, और इन्होंने इसको क्या बोलते हैं पहाड़ दे सकता है, स्कैफोल्डिंग जिसको बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग दे रखी है। इन्होंने क्या दे रखा है, स्कैफोल्डिंग दे रखी है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि बिना सहयोग के, तो ये भी गलत हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा गलत हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं, कह रहा है संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। देखो सही पूछा गया था संकेत और मदद। देखो संकेत क्या होता है, जैसे मान लो हमें आगे जाना, पेट्रोल टंकी देखना है, तो अगर पेट्रोल टंकी का हमने सिंबल देखा तो देखते हैं कि आगे जाके हम लोग पता चल जाता है कि आगे पेट्रोल टंकी है, आगे दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना, आगे सकरा पुल है, चौड़ा पुल है, टूटा है, क्षतिग्रस्त है, क्या हो रहा है, ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्या रहा है, कल्चर टूल। देखो कल्चर आ गया तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका। तो सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, बिल्कुल सही बात, डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखो ये एजर्सन और रीजनिंग के सवाल हैं, ये अभिकथन और तर्क के सवाल हैं, ये ज़रूर पूछे जाते हैं, और ये इनका क्रेज़ ऑनलाइन से आया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। आप पढ़िए भले ही ना, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ये क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज युग्म बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। ठीक है, अब देखो 2 चीज़ें दी होती हैं, पहला कथन और दूसरा कथन। हमें ये चीज़ देखनी होती है कि क्या पहला कथन जो दे रखा है उसको नीचे जो दिया है वो तर्क क्या पहले कथन के हिसाब से सही है या गलत, बस यही देखना होता है। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो मुझे दोनों अलग अलग बातें लिखी हैं, और एक बार देखते हैं, समझते हैं।
देखो, अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजन करने पर बल देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप संरचनावादी हैं, रचनावादी हैं, अधिगम प्रक्रिया में सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे पिक्चर्स लगा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं ताकि क्या हो, क्लास का माहौल अच्छा रहे और अधिगम सुयोग्य रहे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्या है, भाषा विकास में विद्यालय का परिवेश कोई भूमिका नहीं। बहुत ही गलत ही है ये तो ये देखते ही गलत हो जाना चाहिए कि कोई भूमिका नहीं देता। अरे पर्यावरण ही तो मेन है, बच्चों को हमें ऐसा ही माहौल देना है जहाँ बच्चा पढ़ सके। इतना जितना पूरा खाका तैयार किया जाता है, स्कूल बनाना, वहाँ झूले रखना, पेंटिंग करना, मेज रखना, तो हमें क्या ज़रूरत है स्कूल विद्यालय की? अगर यही बात है तो दिस इज़ ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा आंसर राइट होगा इसमें? कह रहा है कि पहला सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अच्छा, हमारे हिसाब से ये डाउट में क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे। 7 नंबर सवाल कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन है। पहला कह रहा है दोनों सही है, ये तो हो नहीं सकता। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। हाँ, ये सही लग रहा है मुझे। और कह रहा सही है, आर सही है लेकिन ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत हैं। देखो, रीजनिंग और एजर्सन और तर्क वाले जो सवाल होते हैं, रीजनिंग और रीज़न वाले सवाल बहुत ध्यान से पढ़कर देना होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, कह रहा है जैसे मैंने पहला बताया कि पहला ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है और दूसरे की व्याख्या बिल्कुल गलत कर रखी है। तो इसमें कौन सा ढूंढने में मिल रहा है? देखो, ऑनलाइन वाला पेपर तो अभी तक तो मिला नहीं था, तो आप पढ़ के देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। देखो, ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल आर गलत है क्योंकि कह रहा है परिवेश कोई भूमिका नहीं देता। दिस इज़ राइट। ये हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। 11 नंबर सवाल क्रिटिकल था और अच्छा सवाल था, इसलिए थोड़ा समय लगा। आगे बढ़ के देखते हैं नया क्वेश्चन क्या बता रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, मतलब सीक्वेंस आप अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि क्या था, पेज के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को सेट रखा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है, मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रमोट करती है। तो ऑप्शन देखेंगे, निष्क्रिय अनुकरण बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहला तो गलत ही हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। सहभागी अधिगम, वेरी गुड, ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्याख्यात्मक गलत हो जाएगा। उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुकूलन, लेकिन सबसे सही हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर सशक्तिकरण और जेंडर रूढ़िवादिता। बिल्कुल ये तो रूढ़िवादिता को ही दर्शा रहा है कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना ही जेंडर रूढ़िवादिता है। स्टीरियोटाइप हो जाता है जहाँ लड़के और लड़कियों में कंपेयर किया और लड़के को लड़कियों से बेहतर बताया या लड़कों से लड़कियों को बेहतर बताया, वैसे ही आप क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है अभी। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करता है? ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करता है? मानकीकृत पाठ्यचर्या, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, व्यक्ति भिन्नताओं का ध्यान देना, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान देना, क्योंकि क्या है, तो प्रत्येक बालक अपने आप में यूनिक है और सभी की सीखने की क्षमता, ठीक है, रुचि रुझान और क्षमताएं सबकी अलग अलग होती हैं। एक ही परिवार में रहने वाले बच्चे
अलग अलग फील्ड में जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग सीखने की क्षमता रखते हैं और अलग अलग अप्रोच रखते हैं सीखने का। तो इससे क्या होता है, सभी के अंदर क्या होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हावर्ड गार्डनर से क्वेश्चन है। आपके सभी क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में करेंगे। के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, स्थिर है और इस परिवेश में कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई प्रकार की होती हैं और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि। बिल्कुल सही है। हावर्ड गार्डनर को देखो तो यही लगाओ कि जो सबसे ज़्यादा टाइप, जहाँ बुद्धि का टाइप आए वो सही हो जाएगा। 10 का डी आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी करते हैं। विद्यालय में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ठीक है, 16 नंबर सवाल क्या कहता है, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। ठीक है, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। ठीक है, देखते क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में सुविधा वंचित, ठीक है, सुविधा से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस प्रकार होगा। ठीक है, इंडिकेट कैसे करेगा, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। बिल्कुल सही बात है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों की अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तर, बिल्कुल सही बात, जैसा समाज वैसे शिक्षा। तो देखते हैं 16 का जो आंसर है डी हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आप 16 नंबर क्वेश्चन जो है आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, फुल लिख के, वो भी ठीक है लिखिएगा और सही से बताइएगा कि डी होगा या सी होगा। ठीक है, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। हाँ, ये भी बात सही है कि देखो बच्चा केवल और केवल 6 घंटे रहता है विद्यालय। कितने घंटे रहता है, 6 आवर रहता है। तो हम डी पे ना जाके सी पे जाएंगे क्योंकि हमने ध्यान नहीं रखा था कि नहीं कर सकता क्या है, संकेत करता है। तो विद्यालय तो सब कुछ नहीं बना देता ना। विद्यालय में बच्चा केवल और केवल कितने देर रहता है, 6 घंटे रहता है। जब 6 घंटे में विद्यालय और सबसे ज़्यादा माता पिता के पास रहता है, घर में रहता है, तो क्या है, समाज के अंदर ज़्यादा रहता है। तो सी आंसर हो जाएगा। निष्पादन किस ओर संकेत करता है, तो सी आंसर इज अ राइट आंसर। आप लोग 16 नंबर का सवाल जरूर दीजिएगा कमेंट में। 13 नंबर सवाल क्या कहता है, 13 नंबर सवाल कहता है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको किस प्रकार क्या करना चाहिए, उनको नहीं किस प्रकार संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ पर काम करने के अवसर देकर, ठीक है, अवसर देना अच्छी बात है। उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, ये भी सही है। उनका बहुविधि तरीके से नामीकरण, लेबलिंग जहाँ की है वो गलत हो गया, नहीं किया जाना चाहिए। तो जो गलत पूछा है तो ये वाला हमारा गलत है, इसलिए ये सही है। डी ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, बिल्कुल गलत बात है। भय कोई पैदा नहीं करना होता है। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, प्रमोट और क्या है, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना, ये भी गलत बात है। विद्यार्थी को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना, देखो ये लेबलिंग करना ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। देखते हैं, परीक्षा के भय पैदा करना, ये भी गलत बात है। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की इच्छा प्रोन्नत करने से रोकना, ये भी गलत बात है। तो अधिगम में अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थी खूबियों और चुनौतियों को पहचान करना, बिल्कुल सही बात। बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है उसको खोजने के लिए हमें क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किस कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखो अभिसारी चिंतन की बात हम करेंगे नहीं, क्यों, अभिसारी चिंतन क्या होता है,
केवल एक ही चीज़, स्वचिंतन, प्रतिबिंब करना, कंठस्थीकरण, ये भी हो गया, ये भी गलत हो गया, कंठस्थीकरण, निष्क्रियकरण। देखो कन्वर्जेंट थिंकिंग इसमें लिखा, लेकिन हिंदी में अभिसारी चिंतन लिखा है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, देखते हैं। आप लोग 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर 16 और 15 जरूर बताइएगा। और 15 का आंसर जो हो जाएगा हमारा, जो स्वचिंतन होगा, देखो स्वचिंतन मतलब बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा, वो ज़्यादा सीखेगा, तो बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे नया क्वेश्चन क्या कहता है, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतः क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार। तो 17 का आंसर जो हो जाएगा हमारा, 17 का आंसर जो हमारा होता है सामाजिक, सोशल हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, चिकित्सीय, दानशीलता और सामाजिक, मानवाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखो, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय, देखो श्रवण बाधित, सुनने में ही दिक्कत है और तुम बोले जा रहे हो, व्याख्या दिए जा रहे हो, ज्ञान देते जा रहे हो, तो मतलब ही क्या है उसका। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, मौखिक परीक्षणों का भी प्रयोग बिल्कुल गलत बात है। वो श्रवण बाधित है, मतलब सुन नहीं पा रहा है, तो आप मौखिक रूप से क्यों समझाएंगे, व्याख्या क्यों करेंगे? कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, सांकेतिक भाषा का निषेध, ये भी गलत है। निषेध मतलब मना करना, नहीं करेंगे, आप बच्चों को सिखाएंगे नहीं। संकेत पर अब यह है सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुति का पूरित हो। डी आंसर राइट आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन क्या करना चाहिए, ठीक यही वाला करना चाहिए, डी ऑप्शन। सी एक बार फिर से देखते हैं, सी एक बार फिर से देख लेते हैं। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, निषेध का मतलब होता है मना करना, तो ये गलत बात है, तो ये नहीं होगा। डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से करें कि मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रक्रिया देते हैं, यह कार्य चुनौती भरा है, उनका काम तुरंत छोड़ देते हैं, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, समाधान व्यक्त करने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 21 नंबर सवाल, थोड़ा सा तेज बढ़ेंगे, ठीक है। ये भी देखो रीजनिंग का सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा। 11 नंबर सवाल था, 21 नंबर सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे। असर्शन और क्या है, असर्शन और रीज़न वाले सवाल हैं। देखते हैं, कथन दिया है और दूसरा कथन दिया है। पहला कथन जो कहेगा, दूसरा कथन क्या उसकी व्याख्या करता है, सही करता है, नहीं करता है, दोनों बातें सही हैं, क्या सही होता है, आइए देखते हैं। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को समूह रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए, इसमें दोनों सही हैं। और कह रहा है व्याख्या करता है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? कोशिश यही है कि पहला ऑप्शन इज अ राइट आंसर। हालांकि रीजनिंग वाले में पहला ही आंसर सही होता है, लेकिन अभी 11 नंबर में डी ऑप्शन था या सी ऑप्शन सही था, तो ध्यान से पढ़ के दीजिएगा, ऐसे नहीं दीजिएगा पहला ही आंसर दे दीजिए आप। तो कह रहा है कि ए और आर दोनों सही, बिल्कुल सही, ये भी बता रहा सही है, ये भी बता रहा सही है, और ए की सही व्याख्या करता, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ए भी सही है। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर सवाल क्या कहता है, 22 नंबर सवाल क्या है, शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता? शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता? व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग।
22 नंबर जो है, शिक्षण अधिगम के निम्नलिखित कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता। देखो इसमें सबसे आंसर जो सही होगा, देखो सहपाठी बिल्कुल सही बात, अपने दोस्तों के साथ पढ़ना हो सही, अन्वेषण मतलब खोज करके पढ़ना, पारस्परिक शिक्षण मतलब एक दूसरे से रिलेट करके रिलेट करके पढ़ना। लेकिन देखो व्यवहारवादी अनुकूलन क्या कहता है कि आप एक चीज़ बार बार करते जाइए, आप एक बार क्या हो जाएंगे, एक न एक दिन आप उस चीज़ में आप सफल हो जाएंगे, तो इसको कम मानता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया है, सभी चीज़ें क्या करी हैं, जानवरों पर लागू करी हैं, जानवरों से उन्होंने चीज़ें करी, एनिमल्स पर किया है, शोध किया है, और उनको किन पे लागू किया है, बच्चों पर। तो जानवरों का जो प्रयोग है वो बच्चों पर किया गया है, इसलिए ये कम सही माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावी ढंग से सीखते हैं, निष्क्रिय अनुकरण, पुरस्कार और दंड, बस यही जिज्ञासा और अन्वेषण। सी आंसर इज द राइट आंसर। कंठस्थीकरण आप लोग समझते ही हैं, थोड़ा सा स्पीड करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशलों को विकास में बाधक है, अनुरूपक चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। क्या प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। अच्छा, बाधक कौन सा है, कई तरीकों से प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना, फोकस ऑन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये तो सही है, प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल वे, समस्या समाधान कौशलों का विकास पर बाधक है। फंक्शनल फिक्सनेशन, ठीक है, पर ये वाला आंसर जो है बी आंसर इसमें बाधक हो जाएगा, क्योंकि क्या, प्रकार्यात्मक स्थिरता। फंक्शनेशन फिक्सेशन क्या होता है, एक समस्या कोई आई तो हम क्या करते हैं उसी, अभी देखो मैथ के सवाल लगाया करते हैं, मैथ के सवाल लगाते हैं, तो मैथ के सवाल में क्या होता है कि जो सवाल हम लगाते हैं एक ही फॉर्मूला अगर सब में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो वही एक ही प्रक्रियात्मक स्थिरता, फंक्शनेशन फिक्सनेशन, तो क्या होता है एक ही चीज़, एक ही समस्या को हम एक ही तरीके से देखने लगते हैं, सीधी सी बात ये है। तो बी आंसर इज़ अ राइट आंसर। अब आगे बात करते हैं 25 नंबर के, विद्यार्थी द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाओं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए, अनदेखी तो नहीं की जानी चाहिए, अनदेखी गलत हो गया। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थी को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और पर बिल्कुल सही बात है, सी आंसर इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं विचार करने के लिए दंड, ये भी गलत है, तो सी आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सरल आंसर। सायमा अपनी असफलता के लिए योगदान में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उनमें किस प्रकार की भावनाओं का विकास करेगा। जिज्ञासा, असहाय की सीखना और भाव। असफलता की बात कर रही है ना, असफलताओं का होना उनमें किस प्रकार की भावनाओं का होगा, होप, जिज्ञासा, यही होगा। सहायता की सीखा हुआ भाव, बी आंसर क्या हो, असहायता की सीखा हुआ भाव, ये होगा। लर्न हेल्पनेस, मतलब क्या होता है, असहायक हमें होगा कि हम हर बार असफल हो रहे हैं, ठीक है। गर्व होगा नहीं, आशा होगी नहीं, जब असफल हो रहे हैं तो क्या है, बार बार क्या वही फेल हो रहे हैं, क्यों, जिज्ञासा क्यों उत्पन्न हो गया, जो हम लोग फेल हो जाते हैं उसके बाद वो पेपर ही नहीं लौट के देखते हैं कि हमने क्या गलत किया था, क्या सही किया था। तो 26 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम। 26 नंबर सवाल क्या कहता है कि कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समय को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता। बस सी ऑप्शन हो जाएगा कि जो प्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा यही है, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। अगर हम टॉफ़ी दे रहे हैं बच्चों को, वो बताता रहेगा, चॉकलेट देंगे, आप ABCD सुनाइए, वो सुनाता रहेगा, आप देते रहिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा सही हो गया हमारा आंसर, नगद पुरस्कार सी हो जाएगा। 26 का
26 का हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 29 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है, स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षण शास्त्र। देखो स्कूली माहौल भी करता है, आनुवंशिकता प्रभावित करता, सांस्कृतिक संदर्भ और अध्यापिका का शिक्षण सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है 29 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता जो है हमारा हेरिडिटी जो है क्या करता है, कौन सा व्यक्तिगत कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत कारक एक ही हो सकता है, वो तो क्या स्कूली माहौल बाहर का है, सांस्कृतिक संदर्भ बाहर का है और अध्यापिका का शिक्षण शास्त्र बाहर का है। तो हम कौन सा हो जाएगा, हेरिडिटी वही है, आनुवंशिकता जो है क्या व्यक्ति। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है नंबरिंग की वजह से। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और होगा, आप सोच सकते हैं। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, बिल्कुल पाठ मतलब होता है हेल्पिंग, इसका फोल्डिंग हेल्पिंग, क्यों भाई जब हेल्प कर रहा तो क्यों होगा, निराशा की भावना, बिल्कुल सही है आंसर। अगर आप किसी चीज़ को लेकर निराश हैं कि हम सीख ही नहीं पाएंगे तो कभी जीवन में आप नहीं सीख सकते। आगे बढ़ते हैं कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी, लास्ट क्वेश्चन है 28 नंबर सवाल है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहें, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, बस इसी से बचेंगे, दोहराओ क्यों, इसी के लिए बचेंगे। लेकिन देखते हैं आगे चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे आंसर लगा के नहीं आएंगे। उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर लागू करने के अवसर देंगे, उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। बचने की बात कर रहे हैं तो ए होगा, 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम क्या कह रहा है, बचना हो गया, नहीं है तो इसमें से यही आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है अच्छे से समझाने की, और जैसे जैसे हम वीडियो डालते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। थैंक यू, और इसको ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सभी लोग, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।